हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इवेपोरेशन के बारे में लास्ट क्लास में, और हमने जाना था कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन होता क्या है? जब लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पानी है, उसको अनकवर्ड हम कहीं भी रख देते हैं धूप में, तो वो धूप की गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े हम धूप में डाल देते हैं तो कपड़े हमारे सूख जाते हैं, तो पानी उन कपड़ों में से कहाँ हो जाता है? वाटर वेपर बन के चला जाता है। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया था कि लिक्विड के केस में क्या होता है। जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और वो अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करके वो अपने स्टेट को चेंज कर दें, यानी कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं कि भाई लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है, क्या दिया है कि इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि वो फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, ये हो गया इवेपोरेशन। अब आगे समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मतलब इवेपोरेशन अफेक्टेड, फ़र्क पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है? इफेक्टेड होता है। और इवेपोरेशन वैसे भी सरफेस फिनोमेना है, ऊपर से सरफेस से इवेपोरेट होती हैं चीज़ें। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बोल रहा ना। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, क्या बोल रहा है? वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जैसे देखिए, कपड़ा जो होता है उसको हम सिकोड़ के नहीं रखते हैं, कपड़े को अच्छे से फैला देते हैं कि अच्छे से कपड़ा सूख जाए। तो सरफेस एरिया उसका बढ़ा रहे हैं, तभी तो वो आसानी से सूख जा रहा है। कपड़ों को फैला देते हैं हम, क्यों? कपड़ों को सिकोड़ के गोल मोल करके नहीं रखते हैं। अगर गोल मोल करके कपड़ा रखेंगे तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो सरफेस से वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो लार्जर सरफेस एरिया होने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक पहला पॉइंट हो गया कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और वो धीरे धीरे सरफेस से अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे और वो किस में चले जाएंगे? वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, आपने ये जाना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम कर देंगे तो क्या होगा? पहले जानिए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वही होता है ह्यूमिडिटी। अगर एयर में देखिए, जो बोल रहा है कि द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। देखिए, हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसकी कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर। तो अगर बाहर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। अगर मान लो बाहर पहले से ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर की मतलब वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं बाहर पहले से ही, तो क्या होगा? इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो एक कैपेसिटी तक ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। ठीक है,
जो एयर हमारे चारों तरफ होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि एक डेफिनेट अमाउंट तक ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। अगर पहले से बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बाहर होगा तो क्या होगा, तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की ज़्यादा वाटर वेपर को, अब तो वो ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम डिक्रीज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम डिक्रीज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ठीक होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद है एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। हमने कॉमनली देखा है कि जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो तेज़ी से सूख जाते हैं विंडी डे पर, जिस दिन हवा बहुत चल रही होती है। ठीक है, क्यों? इससे होता क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? विद द इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, अगर हम विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं इन्वायरमेंट में हमारे, वो हवा के साथ दूर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में डिक्रीज़ हो जाता है। जब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब वाटर वेपर की होल्डिंग कैपेसिटी वहाँ बढ़ गई, इसका मतलब तेज़ी से अभी इवेपोरेशन होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर हम विंड स्पीड को बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब विंड स्पीड बढ़ जाएगी तो विंड अपने साथ वाटर वेपर को एनवायरनमेंट से उड़ा के कहीं और ले जाएगी, और वहाँ पे जहाँ से पर्टिकुलर जगह से वाटर वेपर उड़ के चले गए एक दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ से वो वाटर वेपर उड़ के गए वहाँ पे वाटर वेपर कम हो जाएगा एनवायरनमेंट में। जब वाटर वेपर कम हो जाएगा तो एयर की जो है वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसका मतलब अब वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो जब एनवायरनमेंट में वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा सराउंडिंग में तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इससे भी हम इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि विंड स्पीड बढ़ने पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी के डिक्रीज़ होने पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया के बढ़ने पर भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। ध्यान रखना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इन सारे केसेस में इंक्रीज़ हो रहा है। अब बोल रहा है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है भाई। देखिए होता क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं अपने सराउंडिंग से। ठीक है, करते क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी अपने सराउंडिंग से, ताकि वो एनर्जी रीगेन कर सके जो कि इवेपोरेशन में लॉस्ट हो गई है। भाई इवेपोरेशन में एनर्जी लॉस्ट होती है, ठीक है, तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए ये पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से एनर्जी को रीगेन करते हैं। इससे जब एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाती है सराउंडिंग से तो सराउंडिंग क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो इवेपोरेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लॉस कर देते हैं अपनी इवेपोरेशन में। फिर जो सरफेस पे दोबारा जो नए पार्टिकल्स आ जाते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ही एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और जब वो इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन कर लेते हैं तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। अब जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली वहाँ से तो सराउंडिंग उसकी वजह से क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये हो गया कि इस तरह से इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो आपने जान लिया कि किस तरह से इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि क्या होता है जब आप अपने हाथ पे थोड़ा सा एसीटोन डाल लेते हैं, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर में मिला होता है, जो अपने हाथ पे क्या होता है उसमें, तब पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पाम से एनर्जी लेते हैं, मतलब आपके हथेली से एनर्जी ले लेते हैं या सराउंडिंग से भी एनर्जी ले लेते हैं, एंड इवेपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जैसे हाथ पे लगाते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है ना ऐसी चीज़ों को लगाने से। तो क्यों होता है वो, क्योंकि वो क्या करते हैं आपके हाथ से या सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
तो जहाँ से भी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो ये इवेपोरेट हो रहा है जब, तो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर रहा है और तभी इवेपोरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर हमारे सराउंडिंग में या हाथ में हमें कूलिंग इफेक्ट का फीलिंग आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन गार्डन बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस। देखिए जो हॉट सरफेस है, मान लो कोई गर्म सरफेस है, उस पर हम बोलते हैं ना पानी छिड़क दो, पानी का छिड़काव करो तो ठंडा ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, उससे क्या होता है कि वो हीट एनर्जी को वहाँ से एब्जॉर्ब करके वेपर्स बन के वो उड़ जाता है पानी, तो वहाँ से हीट एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। जहाँ पे हीट एनर्जी लॉस्ट हो गई तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कूलिंग इफेक्ट होगा, हीट एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो हीट एनर्जी किस फॉर्म में चली जाती है? द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस। जो वाटर की लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एनर्जी होती है, उसकी वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो यही आपको समझना है कि पानी छिड़कने पर चीज़ें ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर का वो बहुत ज़्यादा होता है, वो हीट को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट करता है और वाटर वहाँ पे खुद भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कूलिंग इफेक्ट किस किस तरह से हो रहा है। अब एक और चीज़ बता रहा है कि वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो क्या बता रहा है, ड्यूरिंग समर वी रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप अस कूल। देखिए हम ज़्यादा रेस्पायर करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, हमारी ज़्यादा बॉडी एनर्जी चाहिए होती है उसको। तो होता क्या है, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के टाइम क्या होता है, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इवेपोरेशन में होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पर वो क्या करते हैं लिक्विड की, वो गेन करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग से, या तो बॉडी सरफेस से लेंगे एंड चेंज इनटू वेपर, तो वो वेपर में चेंज होने लगता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ इवेपोरेशन होगा जाहिर सी बात है कूलिंग इफेक्ट होगा। तो बोल रहा है कि द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। हमारी बॉडी ठंडी क्यों रहती है गर्म कपड़े, कॉटन कपड़े पहनने से, क्योंकि देखिए वो पसीने को एब्जॉर्ब करता है और फिर पसीने को भाप बना के उड़ाता रहता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, भाप बन रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी होती है, तो हीट एनर्जी जो किसके बराबर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है हमारी सराउंडिंग से, हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग या हमारी बॉडी जो होती है वो कूल हो जाती है। तो यहाँ भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई मान लीजिए आपने कॉटन का कपड़ा पहना है तो पसीना वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या होगा, वहाँ से वेपर बन के उड़ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हीट एनर्जी या एनर्जी को वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी बॉडी से, हमारे सराउंडिंग से, जिसकी वजह से फिर वो सराउंडिंग एरिया को या बॉडी को कूल कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर और ईजी इवेपोरेशन। देखिए वही बात आ गई ना, कॉटन क्या है, मैंने जो बताया वही बात आ गई। कॉटन क्या है, एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग द स्वेट, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और वो उसको एटमॉस्फेयर में पहुंचा देता है ताकि वहाँ से इजीली इवेपोरेट हो जाए। तो जहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है भाई, हमारे जब कॉटन के कपड़े पहने तो वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, और जहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कूलिंग भी होगी। ठीक है, जहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पर कूलिंग भी होगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं भाई गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर ले आते हैं सरफेस पे, और फिर सरफेस से वो पसीना वेपर बन के उड़ जाता है। तो जो हीट अमाउंट होती है, जो गर्मी होती है, वो सारी की सारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में वेपर बन के पानी के साथ निकल जाती है, तो वहाँ पे अब कूलिंग इफेक्ट होगा। तो जब एनर्जी वहाँ से निकल गई तो वहाँ कूलिंग इफेक्ट होगा। तो जहाँ भी इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, ये आपने जान लिया। इसके बाद देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आप एक काम करिए, एक बोतल देखिए आपके घर में अगर फ्रीज़ होगा तो आप एक काम करिए,
एक बोतल ठंडा पानी निकालिए और बाहर ऐसे रूम में रख दीजिए टेबल पर। फिर आप देखेंगे कि बोतल के ऊपर भी पानी की बूंदें आ गई। भाई बोतल के ऊपर कहाँ से पानी की बूंदें आ गई? पानी तो बोतल के अंदर है। तो ठंडा पानी की जो बोतल होती है उसको जब हम बाहर निकाल के रखते हैं, या कोल्ड ड्रिंक आप ला के रखिए रूम में, देखिए धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर देखिए आप पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आ रही हैं? क्या हो रहा है ये? कहाँ से देखते हैं हम कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं आउटर सरफेस पे। बाहर की सरफेस पे कहाँ से पानी आ गया भाई? कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बाहर की सरफेस पे कहाँ से पानी आ गया? या पानी की बोतल ये मान लो तो उसकी बाहर की सरफेस पे कहाँ से पानी आ गया? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए क्या बोल रहा है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर। एक आप ठंडा पानी लीजिए बॉटल में, टम्बलर में, उसको लीजिए। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। जल्दी ही हमें क्या दिखेगा? जल्दी ही हमें क्या दिखेगा? सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। जल्दी ही हमें टम्बलर की बाहर की सरफेस पर क्या दिखेगा? हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगी। द वाटर वेपर क्या हो रहा, हो क्या रहा है यहाँ पे अब? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो देखिए एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, भाई एयर में वाटर वेपर तो प्रेजेंट ही है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जब वो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो जब कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर या कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर या कोल्ड बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक के टच में जब आता है ऊपर, जब वो टच में आता है उसके, तो क्या हो रहा है? लूज एनर्जी, एनर्जी लूज कर रहा है। एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। वो ठंडा हो रहा है और क्या हो रहा है? फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। भाई जो को वेपर होता है जब वो ठंडा होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड वी हैव सीन एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और वही विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वही पानी की बूंदें हमें बोतल की बाहरी सरफेस पर दिखाई देती हैं। तो एक्चुअली वो कहाँ से आया? वो आया एक्चुअली हमारा वाटर वेपर से, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट है? इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारे चारों तरफ हवा में, एयर में प्रेजेंट है। तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वही वाटर वेपर यहाँ आके ठंडी बोतल की सरफेस से टकरा के ठंडा हो गया वो वाटर वेपर और पानी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर हमारा ये 1 है, क्लास 9th का, ये हमारा ख़त्म हो गया है अब। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरी एक्सरसाइजेस को करिए, और जो मैंने बीच बीच में आपको पढ़ने को बोला उसको भी पढ़िए। और लास्ट में देखिए एक बॉक्स है मोर टू नो, इसको मैं छोड़ दे रहा आपके ऊपर, आप इसको पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए इसमें क्या है। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आपका मेन होमवर्क क्या है? ये जो है व्हाट यू हैव लर्नड। ये जो व्हाट यू हैव लर्नड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इसको पूरा आपको याद करना है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ दिए हैं ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। सबसे बड़ी चीज़ है समझना है कॉन्सेप्ट को। जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एक चीज़ में, इसलिए देखिए एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको समझा रहा हूँ मैं। आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े। ये पूरा पढ़िए, समझिए और ये पूरी एक्सरसाइज कीजिए आप। ठीक है, ये जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है उसको पूरा कीजिए आप। किताब में सबका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। और ग्रुप एक्टिविटी वगैरह आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ ख़त्म होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, करिए। गूगल में इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, किताब में भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पे भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। कहीं से भी ढूंढिए, समझिए, करिए। जो ना समझ में आए वो पूछिए और अच्छे से रीडिंग करिए। अच्छे से पूरा वीडियो सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए। अपने दोस्तों को भी भेजिए ये वीडियो। और आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में। जैसे आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वहाँ भी आप मुझसे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो आपको अब अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, और एक एक लाइन, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि ज़िंदगी भर आपको वो याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। रटना नहीं है, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, 2-4 महीने, 1 महीने याद आएगा, फिर भूल जाएंगे। एक एक चीज़ को अगर आप पढ़ के समझ के करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहीं ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए। अब नेक्स्ट वीक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कीजिए और ये बॉक्स जो लिखा है मोर टू नो, इसको पढ़िए, समझिए। जो भी नहीं समझ में आता है पूछिए, बात ये पूछिए। देखिए मैं इसीलिए एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको समझा रहा हूँ। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन चैप्टर नंबर
2 के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। या चैप्टर नंबर 2 इसका शायद हमने कर लिया है क्या? हाँ, इसका चैप्टर नंबर 2 आई थिंक हमने कर लिया है, तो चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम, ठीक है। देख लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।